तो देखिए, ये पेपर आपका है 26 नवंबर 2021 को। पेपर 2 है ये, और इसमें हम पेडागोजी डिस्कस कर रहे हैं कि यूटेट में पेपर कैसा आता है और किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने विकसित किया है। तो IQ, अभी आप लोगों को तो क्लास में मैंने जो पुराने बच्चे हैं उनको पढ़ा दिया है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए नया टॉपिक है। तो बट कोई इशू नहीं है, हम आंसर देखते हुए चलते हैं। तो IQ क्या है? इंटेलिजेंट क्वोशिएंट इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं। अब इससे संबंधित कुछ बातें हम कर लेते हैं। जैसे इंटेलिजेंस जो टर्म है, सबसे पहले अल्फ्रेड बिने नाम से एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था, और सबसे पहले बुद्धि परीक्षण भी उन्होंने ही बनाया है। फिर और वो जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। उसके बाद आपके आते हैं स्टर्न, विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न ने ये कंसेप्ट जो है बुद्धि लब्धि का वो दिया है, ये आप ध्यान में रखें। अब इससे संबंधित एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि बुद्धि लब्धि से विलियम स्टर्न और टर्मन दोनों का ही संबंध है। ठीक है, अगर कभी एग्ज़ाम में ऐसा आए कि IQ का कंसेप्ट किसने दिया है और उसमें विलियम स्टर्न ऑप्शन में ना हो, तो आप टर्मन को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप ध्यान दें। अब क्या रिलेशन है इनका, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोगों को मैं शेयर करूंगा, आज आप देख लीजिएगा उसको। ठीक, तो विलियम स्टर्न ने IQ का कंसेप्ट दिया था। IQ का एक इनकम्प्लीट फॉर्मूला इन्होंने दिया, बाद में उसको हालांकि कंप्लीट कर दिया गया। और टर्मन ने IQ की डिस्क्रिप्टिव टेबल प्रेजेंट की थी कि अगर IQ 90 से 110 होती है तो वो एवरेज कैटेगरी में आएगा, है ना। 110 से 120 होती है तो वो अबव एवरेज में आएगा। इस तरह की जो डिस्क्रिप्शन थी वो किसने दी है? टर्मन ने दी है। तो ये तीन लोग हैं, अल्फ्रेड बिने। बिने आप ऑप्शन डी देख रहे हैं। इन्होंने बुद्धि यानी इंटेलिजेंस वर्ड सबसे पहले बताया दिया था, मतलब, और सबसे पहले बुद्धि परीक्षण भी इन्होंने आरंभ किए हैं। विलियम स्टर्न ये भी जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने IQ यानी बुद्धि लब्धि कंसेप्ट दिया और उसका एक फॉर्मूला दिया। टर्मन ने बुद्धि लब्धि का जो डिस्क्रिप्टिव टेबल है वो दिया था। क्लियर है ना? हाँ या ना बोल दीजिएगा। यस सर। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखिए, क्वेश्चन जो भी मैं डिस्कस करूँगा उसके बारे में पूरा बताऊँगा आप लोगों को, तो डिटेल डिस्कशन रहेगा ये। इसमें सिर्फ क्वेश्चन पर ही बेस्ड हम कंसेप्ट या फिर आंसर को नहीं देखेंगे। कंप्लीट जो बातें हैं उसके आसपास की वो सब हम कर लेंगे। ठीक है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? बताइए आप लोग। व्यवहार। वेरी गुड। व्यवहार का। तो इसमें तो बताने जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, यानी कि बिहेवियर जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। तो सबसे पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना और फिर व्यवहार, ये क्रम है। कभी अगर क्रम आपसे पूछ दिया जाए, हालांकि लर्निंग में ये जो आत्मा, चेतना और मन, ये कंसेप्ट आपके हैं ही नहीं। कोर साइकोलॉजी जो बच्चा पढ़ता है उसको ये सारे कंसेप्ट पढ़ने पड़ते हैं। वहाँ पर आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। सीक्वेंस दोबारा बोल रहा हूँ मैं। आत्मा, मन, चेतना, फिर व्यवहार। मतलब पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन कहा गया, फिर मन का अध्ययन, फिर चेतना का अध्ययन, और उसके बाद फिर आज के समय में वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन हम इसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? अब प्रक्षेपी परीक्षण क्या होते हैं? प्रोजेक्टिव मेथड्स होते हैं आपके पर्सनैलिटी के, और भी क्रिएटिविटी के भी होते हैं। जनरली पर्सनैलिटी में हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी तो टॉपिक मैंने डिस्कस किया ही नहीं है आपसे, और उससे भी आगे बढ़ कर के कि इसकी पर्सनैलिटी असेसमेंट पर डिस्कशन हमारा नहीं हुआ है। ठीक, फिर भी देखो, कुछ परीक्षण है, प्रक्षेपी परीक्षण। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, इस पर वीडियो बना हुआ है। अगर आप लोग जानना चाहेंगे, आप में उत्सुकता ज़्यादा है, तो आज ही शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा। वरना मैं ये कहूँगा आपसे कि आज सिर्फ इंटेलिजेंस का देखिएगा आप, इसका फिर आप कल परसों मुझसे ले लीजिएगा। रोर्शा का जो टेस्ट है वो प्रक्षेपी है। इसके अलावा जो TAT है वो भी प्रक्षेपी आपका है। इसके बाद MMPI ये भी आपका प्रक्षेपी के अंदर आता है। बाकी कौन सा नहीं है तो, सॉरी, डी नहीं सर है। इसका ठीक है, आंसर हाँ, डी डी है। है इसका। हाँ, डी नहीं है इसका। ठीक है, सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो कौन सा नहीं है? MMPI नहीं है। अच्छा,
MMPI का फुल फॉर्म क्या होता है ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। MMPI का फुल फॉर्म क्या है ये देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए MMPI का फुल फॉर्म ये है आपका मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। तो एक इन्वेंट्री है, ये कोई एक प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है, ठीक है। बाकी जो तीनों थी वो प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंतर्गत आती हैं। फिर आते हैं हम आगे। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए कि, क्यों करना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को? तो ऑप्शन आपके सामने है, आप पढ़ कर के आंसर दीजिए, पॉज कर लीजिए चाहे तो सर उसको बी थोड़ी देर के ऑप्शन। लिए, ठीक है। सर बी ऑप्शन में होगा। वेरी गुड। इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, ठीक है। प्रथम आने के लिए थोड़ी भाई बीएड करने का जो ऑब्जेक्टिव है, सर पार्ट बी। हाँ, वो सिर्फ बीएड में फर्स्ट आना थोड़ी होता है। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिले, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। तो इसका आंसर बी है, वो स्पष्ट हो जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। कोई विद्यार्थी कुसंगत में पढ़कर बिगड़ रहा है तो एक अध्यापक के रूप में आपका कर्तव्य क्या होगा? बताओ। अगर कोई बच्चा सर सी। गलत संगत में सर पड़ गया सी है, होगा उसका आंसर। बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहले तो ए, उसके माता पिता से मिलेंगे, ये इसका एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक। उसकी उपेक्षा करेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। अगर कोई बच्चा बिगड़ रहा है तो बीइंग अ टीचर, शिक्षक के रूप में आपका दायित्व बनता है कि आप उसको सुधारेंगे, उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे। वेरी गुड। तो सी भी इसका एक उत्तर हो सकता है। उसे बुलाकर डांटेंगे, डांटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डांटने से बच्चा और बिगड़ जाता है। बी और डी तो इसका आंसर नहीं है। उसके माता पिता से मिलने का इसका एक ऑप्शन हो सकता है, और सी इसमें बी ऑप्शन हो सकता है। तो दोनों में से कौन सा सही होगा? तो सही होगा आपका सी वाला। क्यों? क्योंकि माता पिता से मिलेंगे बोल रहा वो। माता पिता से मिल करके कोई समस्या का समाधान निकाल सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर समाधान निकालने की बात ही नहीं हो रही है, ठीक। तो अगर आप बच्चे को बुलाते हैं, समझाते हैं कि जो वो काम कर रहा है वो उसके जीवन में किस प्रकार से नुकसान दे सकते हैं उसको, तो निश्चित रूप से आप ये देखेंगे कि बच्चा सुधर जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किन अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन यानी कि हाइपोथेटिकल जो थिंकिंग होती है, विकास होता है, वो होता है। अच्छा, ये पूरा पेपर हिंदी में है आपके सामने, हाँ, क्योंकि इसमें ऑप्शन था कि या तो इंग्लिश या हिंदी, दोनों ऑप्शन वाला नहीं था, तो मैं सिर्फ हिंदी वाला खोला है क्योंकि आप सभी हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है। आप लोगों का हिंदी ठीक है, अंग्रेजी में करके भी हो जाता है आप लोगों का, बट फिर कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर पढ़ने में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। तो भाषा, प्रश्न की भाषा को समझना ज़रूरी है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं? तो आप लोग जानते ही हैं कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ये होते हैं। किस में होते हैं बताओ? सर फॉर्मल बिल्कुल, ऑपरेशन सही है। फिर उपचार। आते हैं हम एक बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट की बात कर रहा है वो। आप देखिए, दो प्रश्न हमारे आ चुके हैं बुद्धि के। एक बुद्धि परीक्षण पूर्णतः शाब्दिक, पूर्णतः अशाब्दिक या अवाचिक या पूर्णतः निष्पादन परीक्षण हो सकता है, ठीक। क्या मतलब वो पहले ये समझ लेते हैं। देखो, बुद्धि परीक्षण की जब हम कैटेगरी करते हैं तो उसको हम अलग अलग नेचर के अकॉर्डिंग अलग कैटेगरी में डालते हैं। एक होता है आपका ग्रुप वर्सेस इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जहाँ पर सिर्फ एक बच्चे का परीक्षण किया जाता है, एक बच्चे का टेस्ट लिया जाता है। ग्रुप जहाँ पर एक साथ एक से अधिक बच्चों का टेस्ट हो जाता है। सेकंड आता है आपका वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल। वर्बल जहाँ पर आप भाषा का प्रयोग करते हैं, नॉन वर्बल जहाँ भाषा का प्रयोग होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं पूर्णतः अशाब्दिक है, जहाँ पर आप भाषा का प्रयोग ही नहीं कर रहे। अवाचिक है, बोल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और निष्पादन हो रहा है, मतलब कि बच्चे का प्रॉब्लम जो है वो उसको समझ रहे हैं आप, ठीक। समझ में आ रहा है? पूर्णतः शाब्दिक है, तो ये सब कुछ इसमें आ रहा है ना। इसके अतिरिक्त कोई बुद्धि परीक्षण इन तीनों प्रकार के परीक्षणों के एकांशों का मिश्रित रूप भी हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि एक बुद्धि परीक्षण, सुनना हाँ,
शाब्दिक है, मतलब वो सिर्फ शाब्दिक है, अशाब्दिक नहीं है। दूसरा, पूरी तरह से अशाब्दिक है। ठीक है, तो ऐसे बुद्धि परीक्षण भी होते हैं जो आधे शाब्दिक आधे अशाब्दिक तो हों, यानी कि आधों में भाषा का प्रयोग करके ही बच्चा हल कर सकता है प्रश्नों को, और आधे में बिना भाषा के प्रयोग से वो हल कर सकता है। अब शाब्दिक अशाब्दिक क्या होते हैं वो आप लोगों को मैं आगे जब पढ़ाऊँगा, क्योंकि अब इसके बाद इंटेलिजेंस ही पढ़ना है हमने, तो वहाँ चलेंगे। आज की क्लास हमारी हो चुकी है, मैंने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है, आप लोगों को मैंने शेयर कर दिया था ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का। ठीक, व्यक्तित्व को अधोलिखित विशेषताओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं होती है? अब पर्सनैलिटी का दूसरा प्रश्न आ गया आपके सामने, लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं है। इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक पढ़ा नहीं है, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो सारे के सारे मिल जाएंगे आपको। हाँ, बट मैं फिर से कहूँगा, जिसने अभी तक क्लासेस की ही नहीं है, एक साथ सब कुछ ना देखें, 1 बाय 1 आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। पहले का आंसर क्या था? पहले का आंसर मतलब इसका सत्य हो गया ना, क्योंकि हाँ हो सकता है हम मिक्स कर सकते हैं वर्बल और नॉन वर्बल को। ठीक है, ओके। व्यक्तित्व को अधोलिखित विशेषताओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं होती हैं? व्यक्तित्व के अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक आते हैं, बिल्कुल आते हैं, सत्य है। किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। अब ये तो हिंदी इतना टिपिकल है कि ये समझ में नहीं आएगा, कई बार तो भाषा ही समझ में नहीं आएगी। ठीक है, हम किसी व्यक्ति के इसका व्यक्तित्व आंसर डी लग रहा है। सुनो, हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके व्यवहार से समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतया समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। नहीं, व्यक्तित्व हमारा जो होता है ना, वो टाइमली चेंज होता रहता है। कैसे होता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। आप जब क्लास 12th में थे तो आपकी सोच कैसी थी, आपकी पसंद क्या थी, आपका व्यवहार कैसा था, उसको आप सोचिए। आज लगभग 6 या 7 साल आपको हो चुके हैं 12th क्लास किए हुए, कंप्लीट किए हुए, या उससे अधिक हो गए होंगे। क्या आज भी आपकी सोच, आपकी पसंद, आपका व्यवहार वैसा ही है जैसा 12th में था? नो सर, चेंज हो गया। चेंज हो गया, तो इट मीन्स क्या है कि ये समय के साथ परिवर्तित होता है, और ये लिख रहा है कि परिवर्तित होता ही नहीं है। तो तीसरा तो इसका विशेषता है ही नहीं ना, तो इसकी दो ही विशेषता है, पहली और दूसरी। ठीक है, अबे डी बता रहा है, इसको पता नहीं, चले कोई बात नहीं। ठीक, इसकी प्रमुख विशेषताएं देखिए, व्यक्तित्व हमारा समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। हाँ, तो ये डायनेमिक होता है, तो ये इसका ऑप्शन मुझे लगता है कि ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पहला और दूसरा तो परफेक्ट है आपका, बट सारे सही होना मुझे नहीं लग रहा कि सही होगा। गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना। नवजात शिशु, ये भवजात शिशु लिखा है इसने, नवजात शिशुओं में उपस्थित किस प्रकार के परिवर्त के अंतर्गत आता है? अब ये परिवृत्त तो आपने पढ़ी नहीं ना, क्यों? हेलो, तो इस पर चर्चा हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, और फैक्ट तो जब तक हमने पढ़ा ना हो तब तक उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते। जो हम चर्चा में ला रहे हैं वो आपके बिहेवियरल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ही नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है? बताओ। एडोलसेंस में, यानी टीन एज में, जब आप ये समझिए, अपने को लीजिए, जब आप कक्षा 9 में थे और कक्षा 12 या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक मान लो आप, ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती थी? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है? अपचार, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, आहार ग्रहण संबंधी विकार, या फिर सुरक्षा एवं निर्भरता? बताओ, बोलो। सुरक्षा एवं निर्भरता। ठीक है ना? सुरक्षा और असुरक्षा और निर्भरता। असुरक्षा और निर्भरता कोई चुनौती ऐसी नहीं है। ठीक है, हेलो,
फिर है यस सर। प्राणियों की ऐसी अनुक्रियाएं जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती है या उनसे दूर रहने और बच निकलने के लिए पथ प्रदर्शन करती है, किस प्रकार का प्रबलन है या प्रदान करती है। ये पूछ रहा है आपका रेनफोर्समेंट। ये इसने स्किनर का प्रश्न पूछा है आपसे रेनफोर्समेंट का। तो अब आपको बताना है कि प्राणियों की ऐसी अनुक्रियाएं जो रिस्पॉन्सेज हैं, है ना, जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती हैं या उनसे दूर रहने या बच निकलने के लिए पथ प्रदर्शन करती हैं, वो होती हैं ऋणात्मक प्रबलन यानी कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट। ये आपने स्किनर की थ्योरी में पढ़ा ही है। क्यों? हेलो। धनात्मक। ऋणात्मक बेटा, ऋणात्मक धनात्मक कहाँ से हो जाएगी। ये बोल रहा है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि सही नहीं है और अब आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो ऐसा क्या उद्दीपन है जो आपको उससे छुटकारा दिलवाता है, तो वो आपका ऋणात्मक रेनफोर्समेंट होता है, यानी कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है। हेलो। सर बी होगा इसका ऑप्शन, हाँ, ऋणात्मक। बी ही तो है इसका ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आज हम फिलहाल इतने ही प्रश्न करते हैं, ज़्यादा करना सही नहीं है क्योंकि फिर कई सारे अलग अलग टॉपिक यहाँ पर डिस्कस हो जा रहे हैं। आज की क्लास में मैंने लगभग जो प्रश्न आपके सामने रखे हैं या जो फिर आपने ये पुराने वाले जो पेपर के प्रश्न आपने किए हैं अभी, उसमें 3 टॉपिक मेनली देखे गए हैं। पहला है आपका इंटेलिजेंस, दूसरा आपका पर्सनैलिटी और तीसरा था आपका लर्निंग। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक सर क्वेश्चन आपने देखा किशोरावस्था वाला और एक और था आपका, वो डिस्कस मैंने नहीं किया आपसे। तो 3 टॉपिक पर ही डिस्कशन किया है मैंने। फिर आपसे कल कहा था, आज भी कह रहा हूँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो थ्योरीज है वो पढ़ के आइएगा। कल की क्लास में हम इसी पेपर को आगे बढ़ाएंगे, प्रश्न संख्या 12 से आगे लेकर के इसको हम चलेंगे। हाँ पूछिए, कुछ पूछना चाह रहे हो तो। ठीक है, तो वीडियो सर यहाँ पर ओवर कर ये रहा हूँ मैं इसको। हाँ ऋणात्मक हाँ बोलो।